स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 5 राज्यों में वोटिंग का सिलसिला जो 9 अप्रैल को शुरू हुआ था, अब बंगाल के दूसरे दौर के मतदान के साथ खत्म हो चुका है। अब वक्त है इस वोटिंग का अनुमान लगाने का, यानी एग्जिट पोल का। 2021 में जब बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और असम के चुनाव हुए थे, तब ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित नहीं हुए थे। लेकिन 4 मई को मतगणना के पहले ये एग्जिट पोल कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तमाम अहम एग्जिट पोल के अनुमान के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महा एग्जिट पोल। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो एग्जिट पोल का सबसे बड़ा अनुमान है कि बंगाल में 2011 से कायम दीदी का शासन अब खत्म हो रहा है। बंगाल के वोटर ने दीदी और टीएमसी के लिए ज्यादा ममता नहीं दिखाई है। ममता ने 2011, 16 और 21 में असेंबली चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल का अनुमान है कि बंगाल में इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 125 से 140 सीट मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 140 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। चाणक्य का अनुमान है कि टीएमसी को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160 सीट मिल सकती है। पोल डायरी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 142 से 171 और टीएमसी को 99 से 127 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। प्रजा के पोल के एग्जिट पोल में बीजेपी को 178 से 208 जबकि टीएमसी को 85 से 110 सीट जीतने को दिखाया गया है। तो बंगाल के बाद अब असम की बात करते हैं। तो असम में बीजेपी लगातार जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। ऐसे मामा जी यानी हिमंता बिस्वा शर्मा की पर्सनल विक्ट्री माना जाएगा। उन्होंने बीते 5 साल में असम में जो विकास के काम किए हैं और लोकप्रियता हासिल की है, उसका एक्शन एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान है कि बीजेपी को 88 से 100 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस को 24 से 36 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं जेवीसी के एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि बीजेपी को 72 से 82 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 19 से 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मैट्रिक्स का अनुमान है कि बीजेपी को 85 से 95 और कांग्रेस को 25 से 32 सीटें मिल सकती है। पोल डायरी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 86 से 101 और कांग्रेस को 15 से 26 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रियंका गांधी को असम में कांग्रेस के प्रचार अभियान में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और इस बड़ी जिम्मेदारी का कोई फायदा नहीं हो पाया। अब बात केरल की करेंगे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में वाम की सरकार जाने और कांग्रेस की सरकार आने का अनुमान लगाया गया है। एजेंसी ने एलडीएफ को 49 से 62 सीटें दी हैं और यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं मैट्रिक्स का अनुमान है कि वाम दलों को 60 से 65 सीट जबकि यूडीएफ को 70 से 75 सीट मिल सकती है। चाणक्य में एलडीएफ को 58 से 64 सीटें दी गई है और यूडीएफ को 70 से 75, अन्य को 0। पोल और पोल्स में 65 सीटें मैक्सिमम दिखाई गई एलडीएफ को और यूडीएफ को 78 से 90 सीटें दिखाई गई है। इसमें अदर्स को 4 से 8 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं।
अब जो चौथा राज्य है तमिलनाडु, उसमें एग्जिट पोल के अनुसार डीएमके गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े को आराम से पार करता दिख रहा है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल ने तमिलनाडु की सियासी पिच पर तूफान खड़ा कर दिया है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक सत्ताधारी डीएमके गठबंधन एक बार फिर बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में दिख रही है, जबकि एआईडीएमके गठबंधन काफी करीबी टक्कर दे रहा है। जेवीसी के एग्जिट पोल के अनुमान है कि एआईडीएमके को 128 से 147 सीटें मिल सकती है, जबकि डीएमके को 75 से 95 सीटें मिल सकती है। चाणक्य का अनुमान है कि डीएमके को इस बार 145 से 160 सीटें मिल सकती है, जबकि पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके को 148 से 168 सीटें और एआईडीएमके को 61 से 81 सीटें मिल सकती है। यहाँ दिलचस्प मुकाबला जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, टीयू के जो विजय फिल्म स्टार हैं उनकी एंट्री हुई है पहली बार चुनावी मैदान में है। 98 से 110 सीटें उनको दिखाई जा रही है। उनकी लोकप्रियता काफ़ी है तमिलनाडु में, और अगर ये होता है तो हंग असेंबली की तरफ भी इशारा तमिलनाडु की तरफ से मिल रहा है। एग्जिट पोल का सबसे बड़ा अनुमान है कि बंगाल में 2011 से कायम दीदी का शासन अब खत्म हो रहा है। बंगाल के वोटर्स ने दीदी और टीएमसी के लिए ज़्यादा ममता नहीं दिखाई है। ममता ने 2011, 16 और 21 में असेंबली चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल का अनुमान है कि बंगाल के इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं मैट्रिक्स चाणक्य ने क्या आकलन किया है। जो एग्जिट पोल आए हैं, तो ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल। और एग्जिट पोल में अभी हाल के दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हुआ है उसमें अंतर डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो इंतजार 4 तारीख का करना होगा, लेकिन अलग अलग एजेंसियां सर्वे करती हैं और सर्वे के अनुसार उनका एक आकलन होता है। आकलन के हिसाब से वो सीटें दिखाती हैं। तो इस सीट के हिसाब से जो आकलन है उनका अलग अलग, उसमें दिखाया जा रहा है कि बंगाल से इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन दिखाया जा रहा है। केरल में कांग्रेस की सरकार आती दिख रही, कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती दिख रही है। असम में अगर असम की बात की जाए तो असम में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो हेमंता विश्व शर्मा, वो जीत की हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो हंग असेंबली की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर विजय ने जो तीसरा कोण बनाया था उसने मजबूत उपस्थिति अपनी चुनाव में दर्ज कराई, और तमाम एग्जिट पोल विजय की पार्टी को एआईडीएमके से ऊपर ही दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि 2021 के अगर एग्जिट पोल की अगर सिर्फ बंगाल की हम चर्चा करें तो बंगाल में 150 से 160 सीट दिखाई गई थी टीएमसी को, और 110 से 120 सीट बीजेपी को दिखाई गई थी। लेकिन जब एग्जैक्ट रिजल्ट आया तो बीजेपी 110 से 120 नहीं 77 सीटों पर आई, और 150 से 160 सीट का अनुमान टीएमसी के लगाया गया था। 215 सीट, 200 प्लस सीट आई थी। इसलिए अपने दर्शकों को बता रहे कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का फर्क हाल के दिनों में कुछ कुछ एजेंसियों के रिपोर्ट में देखने को मिला है। बहरहाल इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और कुछ मेहमान आगे जब चर्चा बढ़ेगी तो हमारे साथ शामिल होंगे इस चर्चा में। अजय सिंह साहब हैं, सीपीआई के नेता हैं, बहुत स्वागत है अजय साहब आपका। और सुधांशु शाह साहब हैं, टीएमसी के नेता हैं, बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका। सुधांशु जी, एग्जिट पोल आ गया, अलग अलग एग्जिट पोल जो है, हम लोग बंगाल से शुरुआत करते हैं, फिर दूसरे राज्यों में भी आएंगे। आप लोगों की सरकार यानी कि टीएमसी की सरकार इस बार नहीं दिखा रहे हैं। किस रूप में एग्जिट पोल को देख रहे हैं? क्या आप लोगों को फीडबैक है, क्या आकलन है? एग्जिट पोल तो बहुत जगह अलग अलग भी दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। कई एग्जिट पोल में 177 से
178 भी दिखा रहा है, कहीं पे 200 के आसपास भी दिखा रहा है। तो एग्जिट पोल, जैसे आपने अपने ही मुंह से कहा कि पिछली बार जो एग्जिट पोल दिखाया गया था उसमें बीजेपी 100 क्रॉस कर रही थी, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आया तो वो 80 भी नहीं पार कर पाई, 77 सीटों पे आ गई, 77 सीटों पर आ गई। और तो एग्जिट पोल है, और एग्जैक्ट जो पोल आएगा जो आपने कहा, आप ही के बातों को मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन आज चर्चा होनी चाहिए मेरे हिसाब से चुनाव के दौरान जो घटनाएं हुई, और जो कल तक हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि इस बार चुनाव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ज़्यादा मारपीट नहीं देखा गया, और मतलब आपत्तिजनक वैसा कोई हमारे पास कोई वीडियो आया नहीं। तो इस बात से हम लोग पिछले चर्चा तक खुश हो रहे थे, लेकिन आज वही आप देखिए ये पूरा विपरीत हो गया। ये विपरीत होने के कारण पर हमें लगता है चर्चा आज विशेष होनी चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल तो लोग देख रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं, और एक आकलन हो रहा है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है लोगों के बातों से। लेकिन आज जो हुआ, जो देखने को मिला, ये क्यों हुआ और इसका श्रेय किसको जाता है, ये कराया किसने, हुआ कैसे, इस पे चर्चा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बीजेपी का तो सीधे तौर पर आरोप आप लोगों पर सीधे कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे हैं। अगर आप दिन भर अगर टीवी पर या मोबाइल पर लगे होंगे तो बहुत चीज़ों को आपने भी देखा होगा। बीजेपी वाले तो चूंकि उनको कहना जरूरी है, टीएमसी का नाम लेंगे तभी वो आगे जाएंगे, टीएमसी का नाम नहीं लेंगे चूंकि मुकाबला तो हमारे साथ है ना, तो वो हमारा ही नाम लेंगे ना। लेकिन आप सीधे तौर पर देखिए पिछली बार प्रथम चरण में क्या हुआ था, हम अपना आकलन जो है वो आपको स्पष्ट करते हैं कि पहले चरण में क्या हुआ कि 152 सीट पे बीजेपी को ये लगा ये हमारे लिए सुरक्षित सीटें हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी तरह का कोई हंगामा या बवाल करते हैं तो हमारे वोटर्स जो है वोट नहीं दे पाएंगे और हम लोग सीधे नीचे आ जाएंगे। तो वहाँ पर उन लोगों ने ज़्यादा हंगामा किया नहीं। और इस बार क्या लगा, जैसे पिछला रिजल्ट से ही आप इस रिजल्ट का अंदाज़ा लगाते हैं, तो पिछले रिजल्ट जो कहता है इस 142 सीटों में बीजेपी ने मात्र 18 सीट जीता था। और इसका आकलन ये लोग पहले से लगा चुके थे कि 18 को हम लोग 25 कर सकते, 30 कर सकते, 32 कर सकते, 35 कर सकते, इसके ऊपर हम लोग जा नहीं सकते हैं कहीं से भी। आप देख लीजिए जहाँ भी टीएमसी का परंपरागत वोटर्स लोग हैं, जहाँ पे भी लग रहा है कि बीजेपी बहुत कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ पे लोग जाके लड़ रहे हैं। प्रत्याशी खुद से जाके लड़ रहे हैं लोग से। अर्जुन सिंह को देख लीजिए, मैं नाम लेके आपको बताता हूँ, अर्जुन सिंह को देख लीजिए, आप देखिए शुभेंदु अधिकारी को किस तरीके से भवानीपुर में वो दौड़ रहे हैं अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ में। अर्जुन सिंह को देख लिए किस तरह से अपने हाथ से वो लोग को मार रहे हैं। तो ये नोआपाड़ा का जो क्षेत्र है, अर्जुन सिंह पहले ही समझ चुके थे। तो क्या ये जो हंगामा हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसका लॉस आप मान रहे हैं कि टीएमसी को हो रहा है? नहीं, देखिए लॉस और बेनिफिट तो जब नहीं, आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी भाई कि फर्स्ट फेज में मजबूत है, सेकंड फेज में मजबूत नहीं, तो सेकंड फेज में हुआ। तो क्या अपनी स्ट्रैटेजी में, जैसा आपका आरोप है, क्या स्ट्रैटेजी उनकी प्लस की तरफ बढ़ी? उनकी स्ट्रैटेजी तो यही है ना कि हम लोग टीएमसी के वोटर को बाधित करेंगे, उनको जगह पर रुकने नहीं देंगे या पहुंचने नहीं देंगे, तभी तो उनका वोट परसेंटेज दिखेगा ना। प्रयास तो उनका शुरू से यही रहा आज के चुनाव में। और आप देखिए कई ऐसे वीडियो आज सामने आए हैं जिसमें ये दिख रहा है कि वोट किसी भी पार्टी को दिया जा रहा है, लेकिन वो वोट जा रहा है बीजेपी को। तो वहाँ पे मशीन बदलने की बात हुई, मशीन बदलने में कई घंटे लग गए। तो जो वोटर, आप भी समझ सकते हैं कि जो वोटर एक बार लाइन में लग गया होगा, वो एक बार जब वो वापस घर चला जाएगा तो क्या वो दोबारा आके वोट देगा? बहुत कम ही लोग होते, बहुत जुझारू वोटर्स होते, वही लोग आके वोट देते हैं। तो वोटर को बाधित करने का पूरा प्रयास किया गया। कई ऐसे वीडियो आए जो टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटते हुए दिखाया गया। कुछ और विधायकों का ये आया कि जा रहे हैं मतदान केंद्र पे, तो सुरक्षा कर्मी जो हमारे केंद्र सुरक्षा बल है उनके लोग पूछते हैं कि भाई आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो उनको इससे क्या मतलब है? ये उम्मीदवार है, उनके लिए यही काफ़ी होनी चाहिए कि भाई ये उम्मीदवार है, आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये उनको पूछने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। वोटर्स को
जाने से रोकने का पूरा प्रयास बीजेपी ने किया, जिसमें वो बहुत कम सफल हो पाए। इसके बौखलाहट है, आप देख भी रहे होंगे। यही हम सुनना चाह रहे थे आपसे। चलिए अजय साहब का रुख करते हैं। अजय साहब, एग्जिट पोल आ गए हैं, एग्जिट पोल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और तमाम जहाँ जहाँ 4 राज्यों में हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन टू स्टार्ट विथ हम बंगाल से करते हैं, क्योंकि बंगाल में इस बार तमाम एग्जिट पोल जो है सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं आप लोगों का, क्या आकलन है? देखिए, जिस हिसाब से अपने बंगाल का हम लोग देख रहे हैं कि आपका एग्जिट पोल आ रहा है, आपने पिछले बार भी कहा था कि जस्ट उसका अपोजिट हुआ था, लेकिन मैं एक बात स्ट्रेटेजिकल एक बात बनाना चाहता हूं कि जिस तरह से इस बार भाजपा ने पूरी ताकत बंगाल में लगाया, मतलब अपने मिनिस्टर्स को लगाया, अपने केंद्रीय बलों को लगाया, ईडीआई को लगाया, इवन एसआईआर में 60 लाख से ऊपर वोटों का नाम कटा। उसके बावजूद आप देखिए 92% के आसपास वोटिंग हुआ है बंगाल में। और एक चीज मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं, हम लोग देखते भी, आप भी देखे होंगे कि इलेक्शन कमीशन जब 2 दिन के बाद 3% 2% जो वोटें बढ़ती हैं, तो भैया जब हम सब चीज डिजिटल है तो विद इन आवर क्यों नहीं आता डिक्लेरेंस कितना ही % वोट क्लियरेंस हुआ है? तो ये सब एक डाउटफुल क्रिएट करता है। दूसरी चीज, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ के पुलिस बलों का जो अपने का इस्तेमाल किया गया, हो सके, मैंने देखा, हम लोग लाइव चैनलों पर भी, आपके चैनल पर भी देखा, जिस तरह से अजय का शर्मा करके एक एसपी है, जिस तरह से लोगों को घरों में जाकर धमका रहे हैं, इस तरह से डांट रहे हैं, लोगों को दहशत फैला रहे। भैया आपका काम है सुरक्षा करना, आपको वोट ना देना है, दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी थी कि पीसफुल आपका चुनाव हो वहाँ पर, ना कि आपकी जिम्मेदारी की घर घर घुस के आप पूछ रहे हो कि क्या कहाँ जा रहे, कौन पार्टी के हो, किस पार्टी के चैम्बर। ये सवाल तो उठता है, चाहे वो हमारे पार्टी के भी हो। हमारे लोग भी चुनाव लड़ रहे, एग्जिट पोल में हमारे लेफ्ट फ्रंट का कहीं चर्चा तक नहीं आ रहा है। तो ये सवाल तो खड़ा करता है कि क्या बंगाल में ऐसी स्थिति तो नहीं है कि लेफ्ट फ्रंट कहीं है ही नहीं? लेफ्ट कांग्रेस शून्य दिखा रहा है। हाँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो शून्य थे, आप शून्य दिखा रहे हैं। अरे शून्य थे, ऐसा नहीं है कि शून्य से ही शुरुआत होती है गुरुजी। आप हमेशा देखिएगा कि आप जब महकमा कुछ भी बढ़ता है तो आपकी जड़ता जब समाप्त नहीं होती है। आदमी जब मेहनत करता है तो उसका कुछ न कुछ परिणाम आता है। आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग बंगाल का जो सिचुएशन देख रहे हैं, वहाँ हो सकता है हंग असेंबली भी आ सकती है। अगर आप जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप वोटिंग परसेंटेज से अनुमान लगा सकते हैं। ये भाजपा की ओर केवल नहीं है, वो सोच रहे कि हमारे यहाँ टर्न अप, ऐसी बात नहीं है। लोग बदलाव अगर चाहते हैं तो केवल बीजेपी वहाँ विकल्प नहीं है। बीजेपी वहाँ कभी सत्ता में भी नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, ईडी, सीबीआई, आपका सीआरपीएफ, इन सब इस्तेमाल किया गया। आप देखिए लोकल बॉडीज का इस्तेमाल कहीं नहीं किया। तो मेरा साफ समझ में है कि जिस तरह से आपने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, पूरा केंद्रीय एजेंसी को इस्तेमाल किया बंगाल में, और 60 लाख वोटरों का नाम काट करके आप जिस हिसाब से कह रहे कि हमने देखा, और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अभी तक टोटल परसेंटेज का नहीं आया कि कितना % वोट हुआ वहां। दिखा रहे कि फिर इतना 92% हो चुका, लेकिन जब हम देखते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आंकड़ा 2 से 3% बढ़ जाता है। किसके फेवर में जाता है? तो इन सब सवालों पर तो होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि आप हर चीज में पारदर्शिता रखते हैं तो रात को 12 बजे तक क्यों नहीं डिक्लेयर हो जाता है कि इतना % वोटिंग हुआ है? तो हम लोग कई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम मान सकते हैं कि ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल में ये चर्चा करते हैं, कितने लोगों के पास पहुंचते हैं हम, हमारा जो पहुँच है, जहाँ भी पहुँचते कितने लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ये भी एक सवाल होता है। पर अजय जी और सुधांशु जी, आप लोग जैसा कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी के गेस्ट भी इनवाइटेड थे इस चर्चा में, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाई हैं, तो उनका वही कहना है, सत्ता पक्ष का यही कहना, मतलब बीजेपी का यही कहना कि टीएमसी, कांग्रेस, वाम दल, ये लोग एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर दिए। ये बताता है कि उनकी वहां से विदाई है। कौन एक्सक्यूज बोल रहे हैं? आपको तो हम सवाल कर रहे हैं कि बताइए रे, 60 लाख वोटर्स कहाँ गए बंगाल के? उससे पहले भी आपको उन्होंने भी वोट दिया होगा उसमें से, तो 60 लाख वोटर्स का नाम काटने का काम किया ना आपने। जबकि आपको कोर्ट का गाइडलाइन था कि 4 दिन पहले तक आपको पूरा वोटर लिस्ट देना, कितने लोगों का नाम ट्रिब्यूनल में चल रहा है, उन सबको देखना था। तो भाई भाजपा ये बताएगी ना, जो सत्ता में आपने एसआईआर करवा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है मजबूरी से कि एसआईआर के मामले पर लेकर जो वोटिंग का 60 लाख वोटर जो नहीं दे सके वोट, उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो, किस स्थिति में कटा? तो आप तो आपने अपने
जो क्राइटेरिया आपने तय उसको भी आपने फुलफिल नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन कहती है या कोर्ट ने उसको दिशा निर्देश दे क्या कि आपका वोटिंग नॉमिनेशन से 12 दिन के अंदर में या वोटिंग से 12 दिन के अंदर में सभी लोग ट्रिब्यूनल में जो नाम आता है सबको ऐड करके वोट में राइट दीजिए। चलिए, तो कहाँ मतलब गया आपका देरी ये? का अजय सिंह साहब आरोप लगा रहे हैं कि भाई वोट परसेंट जो 12 बजे निकाला जाता है एक दिन बाद कि 2-3% बढ़ गए, इसमें भी उनको साजिश की बू नजर आ रही है। चलिए, एग्जिट हमेशा पोल, होता है। चलिए तो एग्जिट पोल तब भी हुए थे जब 5 साल पहले इन 5 राज्यों में असेंबली के चुनाव हुए थे। तब कितने सटीक साबित हुए थे ये एग्जिट पोल, पहले वो आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब नजर 4 मई की काउंटिंग पर। लेकिन इस बीच लोगों की बड़ी दिलचस्पी एग्जिट पोल को लेकर भी है। आइए एक बार देखते हैं जिन 5 राज्यों का एग्जिट पोल अभी सामने आ रहा है वहां 5 साल पहले एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए थे। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां टीएमसी को 215 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन एग्जिट पोल में हुआ यह कि ज्यादातर अनुमानों में बीजेपी की सीट संख्या को बढ़ाकर और टीएमसी की सीटों की संख्या को घटाकर दिखाया गया। एबीपी से लेकर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया तक के एग्जिट पोल में टीएमसी को 150 सीटों के करीब ही दिखाया गया था। इंडिया टीवी के पोल में तो टीएमसी को महज 64 से 88 सीटें ही दी गई, जबकि वास्तव में टीएमसी को 215 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसी तरह ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटों पर जीतते हुए दिखाया गया, जबकि बीजेपी को तब चुनाव में महज 77 सीटें मिली थी। तमिलनाडु असेंबली चुनाव 2021 के एग्जिट पोल में ज्यादातर अनुमानों में डीएमके की जीत और एआईडीएमके के सत्ता से हटने का सही अनुमान लगाया गया, लेकिन सीटों की संख्या का अनुमान लगाने में कम ही एजेंसियां कामयाब रहीं। तमिलनाडु में 2021 के असेंबली चुनाव में डीएमके को 159 और एआईडीएमके को 75 सीटों पर जीत मिली। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में डीएमके को 160 से 172 और एआईएडीएमके को 58 से 70 सीटें मिलने का अनुमान किया गया था। इसी तरह का अनुमान रिपब्लिक सीएनएक्स का भी था। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया तो डीएमके को 200 के करीब सीटें जीतते हुए दिखा रहा था, जबकि एआईएडीएमके को महज 38 से 54 सीटें जीतते हुए दिखाया गया। केरल में 2021 के चुनाव में एलडीएफ को 99 और यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली। आइए अब आपको बताते हैं एग्जिट पोल में इन पार्टियों को किस एजेंसी ने कितनी सीटें दी थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 104 से 120 सीटें और यूडीएफ को 20 से 36 सीटें दी गई। मनोरमा न्यूज़ वीएमआर ने एलडीएफ को 68 से 78 और यूडीएफ को 59 से 70 सीटें जीतते हुए दिखाया गया। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 93 से 111 और यूडीएफ को 26 से 44 सीटें दी गई। रिपब्लिक सीएनएक्स और टीवी 9 का एग्जिट पोल भी वास्तविक नतीजों से काफी दूर रहा। असम में 2021 में चुनाव हुए तो बीजेपी को 75 और कांग्रेस को 50 सीटों पर जीत मिली। आइए अब आपको बताते हैं कि एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें दी गई थी। रिपब्लिक सीएनएक्स और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी और कांग्रेस की सीटों को लेकर काफी हद तक सटीक अनुमान लगाया, लेकिन एबीपी सी वोटर, न्यूज़ 24, टुडे चाणक्य और टीवी 9 का अनुमान उतना सटीक नहीं रहा। फिर भी ये कहा जा सकता है कि 4 राज्यों में एग्जिट पोल सबसे ज्यादा सटीक असम में ही साबित हुआ। पुडुचेरी में 2021 के असेंबली के चुनाव हुए तो एनडीएफ को 16 और यूपीए को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। रिपब्लिक सीएनएक्स में एनडीए को 16 से 20 और यूपीए को 11 से 13 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था, जो नतीजे के काफी हद तक करीब। लेकिन एबीपी सी वोटर और पैट्रियोटिक वोटर का अनुमान लक्ष्य से दूर रहा। 5 राज्यों के 2021 के एग्जिट पोल हमें बताते हैं कि एग्जिट पोल जब किसी पार्टी की जीत का अनुमान करते हैं, जब वो किसी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाते हैं, तो उसका ये अनुमान काफ़ी हद तक सही साबित होता है। लेकिन जब वे विनिंग पार्टी की सीट का अनुमान करते हैं तो कई बार वे वास्तविक नतीजे के पास नहीं पहुंच पाते। नक्षत्र न्यूज़ के लिए निलय सिंह की रिपोर्ट। चलिए, तो जो हम अपने इंट्रो में कह रहे थे शुरुआत में कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में हाल के दिनों में पहले एजेंसियों के सटीक आकलन होते थे, लेकिन कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने को मिला और इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड है, जहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को जाता हुआ तमाम एग्जिट पोल ने दिखाया था। शाह जी का रुख करते। शाह जी, इसी पे सवाल है जो हमने अभी चलाया और जो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 20-25% का डिफरेंस आता है। यहाँ टीएमसी को सत्ता से बेदखल करता हुआ तमाम एग्जिट पोल। देखिए, जो एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है वो कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, वो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का क्या आकलन है? हम लोग का जो आकलन है, जो हम लोग चूंकि फील्ड वर्कर हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग पार्टी के लिए कोई, आप ये पहले दिन से आप देख रहे होंगे, पहला आपके साथ जो हम लोगों ने किया था तो वो उस दिन हम फील्ड पे थे, और फील्ड पे देखने के बाद ये समझ में आता है कि जो 2021 में बीजेपी के प्रति जो लोगों का झुकाव था वो 2026 में नहीं था। ये एग्जैक्ट बात है, क्योंकि SIR, UGC और कई अन्य मुद्दे हैं। और दीदी के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि दीदी के पास बंगाल के लिए किए हुए कार्यों को बताने का जगह है कि बंगाल को दीदी ने क्या दिया। तीसरा बात क्या होता है कि बंगाल में बंगाल की संस्कृति को, बंगाल के भाषा को, बंगाल की ज़मीनी बातों को पकड़ के दीदी चलती है। और बीजेपी के साथ क्या है कि बंगाल के नेता के से ज़्यादा बाहर के नेता वहाँ नज़र आते हैं। जो कोई यूपी से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई कहीं से, कोई देश का प्रधानमंत्री है, कोई गृह मंत्री है, तो भीड़ तो देखिए होगी ही, क्योंकि प्रधानमंत्री या कोई ऐसा बड़ा चेहरा जब कहीं आता है तो वो एक किसी भी आदमी का, लोगों के लिए, छोटे ग्रामीण लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विषय होता है कि वे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी जाते हैं। तो आकलन आपका मतलब आकलन नंबर्स में अगर बताएं ये शाह है जी? कि हम लोग सरकार बहुत मजबूती से बना रहे हैं। ये कह सकते हैं कि कुछ सीटों का नुकसान हो वो अलग बात है, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। ऑन एन एवरेज कितना सीट आप नुकसान मान रहे हैं? बहुत मानेंगे तो 10 से 20 सीट। चलिए अजय जी का रुख करता है। अजय जी, आपका आकलन? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी वहाँ सत्ता में तो नहीं आने जा रही है। जिस हिसाब से हम लोग भी घूम रहे, फील्ड का क्षेत्र देख रहे हैं, हम लोग भी कई क्षेत्रों में गए, तो बीजेपी जितना हो हल्ला मचा रही है वो मचा रही है, इसीलिए कि वो एक हल्ला करके होता है ना कि आप शेर आया, बहुत तेज़ी से लोगों में लग रहा है कि शेर दिख रहा है। भाई ऐसी कुछ नहीं, ग्रामीण इलाकों का जो हम लोगों ने देखा है तो ग्रामीण इलाकों में इनका कुछ भी नहीं है। ये लोग तो जबरदस्ती पुलिस के बल पर वहाँ पर लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरा आकलन है कि बीजेपी बंगाल में नहीं आ रही है मजबूती से। इनका आप सोच रहे हैं कि बीजेपी को इन लोगों ने विकल्प के रूप में चुना, ऐसी बात नहीं है। लेफ्ट फ्रंट मजबूती से वहाँ तेजी से रिवाइव कर रही है। दिक्कत ये है ना अजय जी, आप इस बात को समझेंगे कि जहाँ बीजेपी नहीं, जैसे आप कह रहे ग्रामीण इलाकों में नहीं दिखी, तो वहाँ पर कांग्रेस है, वहाँ टीएमसी है, वहाँ पर वाम दल है, तो तीनों में खिचड़ी जो बनी हुई है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। नहीं, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कहा सही बात है कि कई क्षेत्रों में चूंकि आपने देखा इनका एनडीए का कुनबा यूनाइट है, लेकिन आपका जो इंडिया ब्लॉक का जिस हम टीम की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में यूनाइट है तो सत्ता में वापसी की चांसेस है 80% है। आपका केरल में चूंकि यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई होती है तो वहाँ पर मजबूती से एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ आती है। वहाँ के लोग हैं चूँकि 100% शिक्षित, वो जानते हैं कि लोकतंत्र में हमेशा सरकार को बदलते रहना चाहिए, किसी भी एक आदमी के हाथ में सत्ता नहीं देनी चाहिए। ये है तो जो समझते हैं, जैसे आसाम की बात, अभी आसाम में भी मुझे जो लग रहा है, जो जिस हिसाब से दिखा रहा है कि ट्रेंड दिखा रहा है कि बीजेपी वहाँ स्वीप करते हुए सरकार बनाने की, और ये ऐसी बात नहीं है। आसाम में भी कंटेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त फाइट है, बहुत ही मुश्किल दौर में है। हेमंत बिस्वा की सरकार नीट एंड क्लीन से बना, ऐसी स्थिति नहीं है उनके लिए भी। वहाँ चूँकि लोगों ने यूनाइट होकर लड़ा, वहाँ कांग्रेस यूनाइट होकर, लेकिन बंगाल में जिस हिसाब से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहता है बीजेपी को रोकने के लिए, ये कहीं ना कहीं इसमें फेलियरिटी हुई है, जिसके कारण है कि बीजेपी थोड़ा सा उसमें अपर हैंड में आई है। अन्यथा बंगाल में जो भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो रहन सहन है और वहाँ के जो लोग हैं वो इस हिसाब से सोचते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, वो बहकावे में नहीं आने वाले लोग हैं। मैंने कहा महिला आरक्षण बिल पर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ बंगाल में कि भैया आपको याद होना चाहिए, सब गीता मुखर्जी एक सांसद होती थी कम्युनिस्ट पार्टी से, उन्होंने सबसे पहले बंगाल से ही 1960 में महिला आरक्षण की आवाज़ उठाई गई थी। तो अभी आपने 33% महिलाओं का आरक्षण की बात की,
लेकिन आप कब करते 22-23 में उसको आप पार्लियामेंट से पास करते हैं। इलेक्शन आता है तो पूरे देश में एक माहौल बनाने के लिए कि ये रोक रहे हैं, ये रोक रहे। जिस समय 2/3 बहुमत था आपके पास, उस समय आपने वो काम नहीं किया। चलिए, तो मतलब आरोपों की लंबी फेहरिस्त है, जनता ने अपना आदेश सुना दिया है तमाम राज्यों में। क्या कुछ नतीजे होते हैं, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितना सटीक था, किसकी सत्ता में वापसी हो रही है, कौन सत्ता से एग्जिट कर रहा है। ये तमाम चीज़ें 4 तारीख को लोगों के सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, सुधांशु साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।